शुरू करते हैं आज का केस। आवाज आ रही है सबको सही से? हाँ भाई। यस सर। केस का नाम है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन है AIR 1994 SC 1998। ठीक है। इस केस का जजमेंट जो है, ये जजमेंट बहुत सारा प्रोटेक्शन देता है स्टेट को अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द सेंटर। क्रक्स यही है केस का। तो कहानी शुरू होती है जब उस टाइम पे इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है, तो उस टाइम पे जनता पार्टी की गवर्नमेंट, और जिस स्टेट में सेंटर में जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट में जिस जगह पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसको आर्टिकल 356 का मिसयूज करके डिसॉल्व करवा दे रही थी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को। इसी यूपी में ना तरीके भाई? का कहानी। हाँ, यूपी में ना? ये चल रहा था। हाँ हाँ हाँ, यूपी में उस टाइम पे हुआ था जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था उस टाइम पे। तो आर्टिकल 356 का मिसयूज होने लगा था बहुत ज्यादा। इस तरीके से स्टार्ट ये जनता पार्टी ने किया था, लेकिन उसके बाद जब फिर कांग्रेस आती है पावर में, तो बहुत जगह पे अगर दूसरे पार्टी का रहता है स्टेट में, तो उसको डिसॉल्व करवा लेती है आर्टिकल 356 का यूज करके। तो ऐसा चल रहा था। तो आर्टिकल 356 के मिसयूज का भी इसमें इशू रहेगा कि आर्टिकल 356 को कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। तो इसका फैक्ट है केस का कि कर्नाटका में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था 1985 में, जिसमें कि जनता दल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, अपना लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होती है। तो वो अपना लीडर इलेक्ट करती है रामकृष्ण हेगड़े को, जो कि कर्नाटका का नया CM होता है। और कुछ दिन बाद उसको कुछ पार्टी में ही कुछ इधर उधर होता है, तो वो रिजाइन कर देता है। और उसके बाद तब एस आर बोमई को लीडर इलेक्ट किया जाता है, और वो CM बनता है। वो CM के लिए कैंडिडेट होता है। तो होता है क्या इसमें कि जब तुम एक बार सरकार जो ये रिजाइन कर दिया है, अगर फिर दूसरा CM बन रहा है, तो उसको गवर्नर के पास जाके मेजोरिटी प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि बोमई जो है गवर्नर से टाइम मांगा था मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। और उस समय साइड से एक र्यूमर आ गया था कि बहुत सारे MLA जो हैं जनता दल पार्टी के, वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, और वो गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है। इस तरीके का एक र्यूमर चला था। लेकिन बोमई गवर्नर से टाइम मांगता है, कुछ समय दो, हम मेजोरिटी मेरे साथ है, हम मेजोरिटी प्रूव कर देंगे। लेकिन गवर्नर यहाँ पे आर्टिकल 356 इम्पोज कर देता है। आर्टिकल 356 को इम्पोज करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज देता है। तो क्लियर हो ही गया कि गवर्नमेंट चांस नहीं देता है उसको फ्लोर टेस्ट करवाने का, और प्रेसिडेंट अग्री कर जाता है, और 356 इम्पोज हो जाता है, और असेंबली वहां की डिसॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ उसी टाइम पे इधर राम जन्मभूमि केस चल रहा होता है यूपी में, जहाँ की बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। तो यूपी में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उस टाइम पे जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहां पे बाबरी मस्जिद गिराई गई है यूपी में, स्थिति खराब है यूपी की।
तो आर्टिकल 356 लगाना चाहिए कायदे से तो यूपी में लग सकता था, लेकिन उस समय कांग्रेस क्या की थी, ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय पे, वो क्या की थी कि यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां वहां डिजॉल्व कर दिया गया था। घटना एक जगह हुआ और 356 बहुत जगह लगा दिया। तो इस दो केस, तो ये दोनों जो केस है, इस दोनों केस को सुप्रीम कोर्ट के पास लाया जाता है और दोनों पिटीशन को क्लब करके मेन पिटिशनर एसआर बोमई को बनाया गया है, इसलिए केस का नाम आया है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट इशू ये आ रहा है कि आर्टिकल 356 किस सरकमस्टांस में अप्लाई किया जाए, इम्पोज किया जा सकता है, इस तरह की कहानी हो सकती, कैसे हो सकती है। तो एक थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जब हम आर्टिकल 356 इम्पोज करते हैं तो एक दो तरीका है उसका। अगर गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास रिकमेंड करने के लिए भेजता है कि आप, रिकमेंड करता है कि आर्टिकल 356 आप इम्पोज कर दो और प्रेसिडेंट उस पर अग्री कर जाता है, तो आर्टिकल 356 इम्पोज हो जाता है। या प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अब वहां आर्टिकल 356 इम्पोज कर देना चाहिए, वहां की स्थिति नहीं है ठीक, तब वो कर देता है। तो प्रेसिडेंट खुद से भी कर सकता है या गवर्नर के रिकमेंडेशन पर भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ एक ऐसा चलन चल चुका है, एक प्रथा, मतलब ये प्रैक्टिस बना लिया गया है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर स्टेट में उसकी गवर्नमेंट नहीं है तो उसको किसी तरीके से 356 लगा के उसको डिजॉल्व कर दो वहाँ की असेंबली को, और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज ए मिसयूज ऑफ पावर बाय द सेंटर ओवर द स्टेट, then in that circumstances what role can be played by the judiciary। तो यहाँ पे सेंटर मिसयूज कर रही है अपने पावर को स्टेट के ऊपर, तो इस सर्कमस्टांसेज में जुडिशियरी क्या रोल प्ले करेगा। तो उसी टाइम पे कुछ दिन पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही कहानी हुई थी, और वहां पे डिजॉल्व असेंबली को रिवाइव किया गया था। उसी से इंस्पायर होके अपना सुप्रीम कोर्ट भी लास्ट यही निकलेगा इसका रिजल्ट कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी रिवाइव कर सकता है डिजॉल्व असेंबली को। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म की भी बात आ रही है। सेंटर अपना यहाँ पे पावर दिखा रहा है, स्टेट यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसी स्टेट और सेंटर के रिलेशन को रीडिफाइन करने के लिए बहुत सारा कमीशन बनाया गया था उस टाइम पे। तो उसमें एक कमीशन का नाम था सरकारिया कमीशन, राजा मन्नार कमेटी, नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू, द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पुंछी कमीशन, बहुत सारा ऐसा हो रहा था। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब भारत आजाद हुआ था तो मोस्टली जगह पे कांग्रेस का था गवर्नमेंट। उस समय रीजनल पार्टी उभर के नहीं आई थी। तो रीजनल पार्टी जो है धीरे धीरे आगे जाके रीजनल पार्टी उभरी। तो वहां पे क्या होता है कि रीजनल पार्टी अपने फेवर में रूलिंग जो जिसके साथ में कोalition बना के गवर्नमेंट बनता है, तो रीजनल पार्टी अपने फायदे के लिए सेंटर का यूज भी कर लेती है उस टाइम पे। तो ऐसा धीरे धीरे हुआ। स्टार्टिंग में तो वही बंगाल में था, ये बोल सकते हो बंगाल में, और साउथ में थोड़ा मोड़ा रीजनल पार्टी था, लेकिन इधर ज्यादा उभरा नहीं था रीजनल पार्टी। तो वीपी सिंह के गवर्नमेंट से जो है कोएलिशन गवर्नमेंट का स्टार्ट होता है। लगभग 1890 से 2014 तक लंबे समय तक रीजनल पार्टी रहती है, मतलब कि अच्छे पोजीशन में कि बार्गेन कर सके सेंटर के साथ।
तो इस कंडीशन में क्या होने लगा था कि बहुत टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करने लगी थी पावर। जिस स्टेट में उसके उसके कोएलिशन का गवर्नमेंट नहीं होता था या उसका गवर्नमेंट नहीं होता था, तो इसी सब समस्या को देखते हुए जो बताए थे उस टाइम की कमिटी इसी सेंटर और स्टेट के रिलेशन को रीडिफाइन करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहला कमिटी बना था राजा मन्नार कमिटी, वो बना था 1969 में। दूसरा कमिटी आया था सरकारिया कमीशन 1983 में। तीसरा कमीशन था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि वेंकट चलैया कमेटी भी बोला जाता है, वो आया था 2000 में। और चौथा कमेटी अभी तक में बना है पुंछी कमेटी, एमएम पुंछी कमेटी, जो कि 2007 में आया है। तो ये लोग अपना अपना अलग अलग तरीके का रिकमेंडेशन देते हैं। तो अगर हम राजा मन्नार कमेटी जो था पीवी राजा मन्नार के चेयरमैनशिप में हुआ था, तो इसका सजेशन अगर देखें तो ये बता रहा था कि एबोलिशन कर दो आर्टिकल 249 का, 356 का भी एबोलिशन कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट इस आर्टिकल को 357 का कर दो एबोलिशन। तो लगभग अगर इस आर्टिकल को देखने जाएं तो पता यही चलता है कि किसी ना किसी तरीके से ये मोर मतलब ज्यादा पावर दे रही थी, पावर और प्रोटेक्शन देना चाह रही थी स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद जब ये आया सरकारिया कमीशन की बात करें तो सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था 256 रिकमेंडेशन इसका था, जो कि जिसमें कि 16 पेज का रिपोर्ट था। उसमें से कुछ सजेशन ऐसा था कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में ये बोला था कि अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा और इसमें से स्टेट का कोई हाथ ही नहीं होता है। तो गवर्नर जो है कहीं ना कहीं सेंटर के फेवर में डिसीजन देता है। तो सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन गवर्नर वाली थी और बहुत सारा ऐसा था। तो कुछ कुछ रिकमेंडेशन देख रहे हैं तो सरकारिया कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड, इसका भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था कंप्लीटली बोमई के जजमेंट में। सो सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड एंड मेंशन्ड द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन इन सर्टेन पार्ट। तो कुछ पार्ट में सरकारिया कमीशन के कुछ पार्ट का यूज किया है इस जजमेंट में, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। और फिर तीसरा रिपोर्ट आया कमीशन था वेंकट चलैया कमीशन, जिसको कि वही वेंकट चलैया कमीशन जिसका कि नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मतलब कि इसको भी एक्चुअली में इसको किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो प्रोविजन है उसको रिव्यू करने के लिए किया गया था, इस कमिटी को फॉर्म किया गया था। तो आगे आते हैं एमएम पुंछी कमेटी पे। तो यूपीए फर्स्ट का टर्म चल रहा था, उसी पे यूपीए एमएम पुंछी कमेटी का फॉर्म किया गया था। तो 2007 में ये फॉर्म होती है। इसमें ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की बात कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की भी बात करता है, क्रिमिनल एंड जस्टिस सिस्टम को भी लेकर के बात करता है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, सेंट्रल स्टेट कॉपरेशन की बात करता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे बात करता है, एनवायरमेंटल एंड लैंड कल्चर पे बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात करता है, सोशल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी बात करता है। तो ये एमएम पुंछी रिपोर्ट जो था 7 वॉल्यूम में पब्लिश 7 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, लेकिन इसका एक ही वॉल्यूम पब्लिक डोमेन में आया था। तो लास्टली इसका भी रिकमेंडेशन जो है कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं समय बीतते बीतते स्टेट को कुछ ना कुछ पावर मिला जरूर। एक यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में जो है
आर्टिकल 3 बता रहा है कि आर्टिकल 3 में जो है स्टेट कैन नॉट क्लेम एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. सो व्हेन एवर द यूनियन गवर्नमेंट इज interested, they can create a new state. But the important thing is that whether these states are going to be created on the demand of the people or at the will of the central government. तो स्टेट का कोई क्लेम नहीं कर सकती है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में जब भी यूनियन गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट में कुछ कर रहा है नया स्टेट बनाने के लिए. लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या ये जो स्टेट का नया स्टेट का जो क्रिएशन हो रहा है वो लोग के यहाँ इंडिया के पीपुल के डिमांड पे हो रहा है या सेंट्रल के विल पे हो रहा है. ये सब चीज भी आगे डिस्कस हुआ. इस तरीके का इशू है. तो इसमें केस एक देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड मतलब कि इस केस में जो डिसाइड करता है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें फेडरलिज्म वाले में वाला जो था नेचर क्या नेचर होगा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में भी डिसाइड करता है. पहले जो हम केशवानंद भारती का केस देख चुके थे उसमें फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बता चुका था वो. तो ये सब जो है हमारे यहाँ फेडरल कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक है या प्योर फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं है इस तरीके का मतलब चल रहा है यहाँ पे कि क्या है नहीं है इसी पे चल रही है चीजें. यहाँ पे कुछ रिपोर्ट देखे हम लोग अभी. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पिछले केस में बता ही चुका है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर है. तो आगे देखते हैं कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हाँ आर्टिकल 1 का बात करते हैं एक बार. आर्टिकल 1 जो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. फेडरल है फेडरेशन नहीं है. तो फेडरल का क्या एक्सटेंट होगा. फेडरेशन मतलब कि किसी के साथ ये मिल के नहीं मतलब किसी से एग्रीमेंट होके नहीं बना है. ये यूनियन है. तो किस एक्सटेंट तक स्टेट को प्रोटेक्शन मिलेगा अगर फेडरल है. तो इस तरीके की बात हुई है और इसी सब चीज को यहाँ पे इस केस में क्लियर किया गया है. तो यहाँ पे अब आते हैं जस्टिस अहमदी जो कि ट्राई कर और इलाबोरेट करने की कोशिश कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कंपेयर करके. और वो कुछ एग्जांपल्स दे रहा है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक का जो कि प्योर फेडरल है नेचर में. It was mentioned that obviously till 1781 America was a confederation. In 1789 till 71 America was a confederation and in 1789 it became converted to the federation from confederation and there was an agreement and distribution of power between union and state. It is not easy to amend the Constitution of America because for that purpose there should be a ratification of 3/4 of the states of the USA. The process and procedure to amend the Constitution is quite rigorous. While in India it is अलग अलग तरीके का है. कहीं पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए कहीं पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इस तरीके का है. तो और यहाँ पे एक ये हो गया अमेंड करने का. और एक चीज क्या है कि यूएसए में जो है सब्जेक्ट मैटर के नाम पे सिर्फ यूनियन लिस्ट ही मेंशन है और उसके अलावे जो भी है सभी मतलब कि मैटर पे स्टेट को ऑथराइज किया गया है लॉ बनाने के लिए. लेकिन इंडिया में क्या है सेंट्रल लिस्ट अलग है स्टेट लिस्ट अलग है और कंकरेंट लिस्ट भी बना दिया गया है. फिर भी रेसिडुअरी पावर जो है
सेंटर के पास दिया गया है, जिसपे कि अभी तक कोई बात, जिस टॉपिक, जिस सब्जेक्ट मैटर का कोई मेंशन नहीं हुआ है, या उस तरीके की कोई बात अभी तक नहीं आई। और एक चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज मोर फेडरल, बट in the case of national importance, the Constituent Assembly transferred from the state list to the union list. Residuary provision not mentioned in the Government of India Act 1935, also concurrent list was not mentioned. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बोला जा रहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट थी, वो फेडरल कैरेक्टर का था अभी के अपेक्षा बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए थे तो उसमें नेशनल इंपॉर्टेंस का जो बात उसमें 1935 में दिया गया था, वो डायरेक्ट ट्रांसफर करके स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में ला दिया गया, और रेसिडुअरी पावर का प्रोविजन का कोई वहां पे मेंशन नहीं था, जो कि यहाँ पे, और कंकरेंट लिस्ट भी वहां पे मेंशन नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वो भी अब सेंटर के पास चला गया है। तो इसी में एक ये भी आ रहा है कि वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, फेडरलिज्म, फेडरल कैरेक्टर होने के लिए एक सिटीजनशिप होना चाहिए, तो ये सब चीज चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कि यहाँ डिस्कस करना चाहिए, जस्टिस पीवी सावंत जो है basically mentioned certain portions of the book of Mr. H.M. सिरवई, जिसका जो कि कमेंट्री लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से, और इस कमेंट्री में सिरवई जो है ट्राई कर रहा है प्रूव करने का कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फेडरल कैरेक्टर का है। यहाँ जस्टिस पीवी सावंत जो है इसी जजमेंट में डिस्कस कर रहे हैं ये एच.एम. सिरवई की जो कमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, जिसमें कि उसने ट्राई किया है ये बताने का कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एक फेडरल कैरेक्टर का है। तो सिरवई इस बुक में बहुत सारे तरीके से बताने का कोशिश किया है कि कहाँ पे फेडरलिज्म पता चल रहा है। तो एक यहाँ पे ये आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन and constituent assembly adopted something while making the constitution of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था वो पेरेंट था, जिसको कि जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड फॉर्म में इसको एक्सेप्ट किया था। दूसरी बात कर रहा है यहाँ पे न्यू स्टेट के क्रिएशन के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ वही बोल रहा है कि once we talk about the creation of new state, most of the time the state are created on the demand of the people. It is not like that center wants and going to create state। यहाँ पे सिर्फ वही बोल रहा है कि यहाँ हमारे यहाँ स्टेट जो है पीपल के डिमांड पे होता है, and because it is created on the demand of the people of India, it cannot be said that if states have no territorial sovereignty, then the constitution is not federal। क्योंकि यहाँ पे लोगों के डिमांड पे यहाँ पे स्टेट बनाया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि स्टेट के पास टेरिटोरियल सोवरेनिटी नहीं है, और ये फेडरल भी नहीं है, फेडरल है क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन हमारे एक चीज यहाँ पे देखना चाहें तो तेलंगाना की कहानी है कि 1953 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट किया गया था, तो इंडिया जो है बिल्कुल मतलब कि एक्सट्रीमली डाइवर्स का क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम रीऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं स्टेट को, तो क्या बेसिस होगा स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का। तो अगर देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात को मिला हुआ उस टाइम पे मिला के इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था।
तो इसका कंडीशन ये हुआ था कि द पर्पस ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज टू क्रिएट न्यू बाउंड्री फॉर द स्टेट और टू रीऑर्गेनाइज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। उस टाइम पे यही हुआ था कि स्टेट के बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करो। दैट वाज डन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो उस टाइम पे लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था। सो व्हाट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हैज सजेस्टेड, कमीशन इज सजेस्टिंग दैट तेलंगाना शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना वाली बात कर रहे हैं। तो वहां पे कमीशन बता रहा है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, की तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना के पास रिच नेचुरल है, ये इकोनॉमिक बैकवर्ड है और एजुकेशनली बैकवर्ड है, मिनरल वाइज ये रिच है, नेचुरल रिसोर्सेज वाइज तेलंगाना रिच है। लेकिन अगर तेलंगाना का आदमी और आंध्र प्रदेश का आदमी they are going to put together in the form of the single state, then in that circumstances Telangana is not going to develop properly। क्योंकि आंध्र प्रदेश उस समय पूरा बना हुआ है, तो डेवलपमेंट तेलंगाना जहाँ की एजुकेशनली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वहां पे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया जा पाएगा। इसलिए इसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये खुद ही एक कर सकता है, क्योंकि ये मिनरल वाइज और नेचुरल रिसोर्सेज वाइज रिच है। सो इट वाज सजेस्टेड दैट तेलंगाना शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम आंध्रा। बट अगर याद करें एक चीज, तो नवंबर 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड किया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मर्ज कर दिया जाए। दो द कमीशन हैज रिकमेंडेड द तेलंगाना शुड बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट स्टेट, लेकिन वहां पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिला दिया गया था, सेपरेट नहीं किया गया था, जबकि कमीशन का ये रिकमेंडेशन था। लेकिन सडनली इन बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2014 यूपीए गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्रिएट तेलंगाना in a form of separate state, and Andhra was opposing the idea of separating Telangana because Andhra believes that it is politically motivated decision which has been taken by the central government। तो 2014 में अचानक से फिर यूपीए की गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही थी तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने का, आंध्रा के लोग यहाँ पे इस सेपरेट करने के आइडिया को का अपोज करने लगे, और वो बोल रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइडिया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए भी कहा जा सकता है कि वो ट्राई कर रहे होंगे 2014 के इलेक्शन में जीतने के लिए। अगर वे तेलंगाना अलग अलग बना लेता है तो लगभग 17 लोकसभा सीट उसका तेलंगाना के पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तेलंगाना में, और मेजोरिटी के लिए इसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना के लोग सपोर्ट शायद कर दें इसको। तो यहाँ पे आंध्रा के लिए अगर एक चीज क्या है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कोई केस लेके, अगर वहां पे हम बोलें कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो इस डिसीजन पे थोड़ी, इस फैक्ट पे थोड़ी केस को डिसाइड किया जाएगा। उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं ये जो है हमारे एक्ट का क्राइटेरिया या जो है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइडिया पे आप केस नहीं जा सकते हैं ट्राई करने के लिए। तो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन या जिस भी केस के अंतर्गत जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको वहां पे कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, जब तक वो एक्ट या कुछ चीजें चैलेंज नहीं कर रही है, तब तक आप नहीं जा सकते हैं, बस इसलिए कहने की पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो यहाँ पे आंध्रा के लिए एक चीज और उसका अपोज करने का कारण ये भी हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो था आंध्रा से निकल जा रहा था। हैदराबाद जो कि साइबर हब के रूप में, साइबर सिटी के रूप में, जो एक इंडिया ही क्या ग्लोबली रिकॉग्नाइज साइबर सिटी है, तो वो भी उसके यहाँ से निकल रहा था। 17 लोकसभा सीट ट्रांसफर हो रहा था उसका। तो यहाँ पे ये सब चल रहा है, मतलब कि देख चुके हैं हम कि ये पता चल गया है कि यहाँ जो ये सिरवई जो बात कर रहा है कि पीपल के डिमांड पे होता है, तो यहाँ पे
लास्टली नहीं हुआ था, गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो कर रही है। तो सिरवई का कहना कि लोगों के चाहने से स्टेट क्रिएट होता है, दैट नॉट ऑलवेज हैपेंस बिकॉज समटाइम्स द पॉलिटिकल डिसीजन आर आल्सो टेकन। तो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने मर्सी पे, इज एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिकल अलायंस, अपने पॉलिटिकल अलायंस के मर्सी पे काम करता है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को तो अलग कर ही दिया गया था लास्टली। अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट का भी, उसका बात ये हो गया। उसके बाद रेसिडुअरी पावर पे लिख रहा है एम सिरवई की, बिकॉज द रेसिडुअरी पावर इज इन द यूनियन, is the union power, again it is not the criteria to decide federalism। तो ये बोल रहा है कि रेसिडुअरी पावर के बारे में बोल रहा है कि ये क्राइटेरिया ही नहीं होगा कि ये फेडरलिज्म मतलब प्योर फेडरलिज्म है या नहीं। अब सॉवरेनिटी पे बता रहा है कि सॉवरेनिटी जो है लाई करता है स्टेट में, कैसे? तो इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और इंटरनल सॉवरेनिटी स्टेट में है, और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी प्योर फेडरल स्टेट में भी यूनियन के ही पास होती है। इंडिया के में भी ऐसा ही है। तो अब इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बता रहा है कि इंटरनल सॉवरेनिटी स्टेट के पास है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी यूनियन के पास है। और प्योर फेडरल कंट्री में भी ऐसा ही होता है, यूनियन के पास होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। और एक और तर्क ये दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर भी तो स्टेट के ही अंदर आता है। और अगर यहाँ पे इमरजेंसी के कुछ प्रोविजन को देखें तो अभी तक 360 तो यूज ही नहीं हुआ है, 356 बहुत बार लग चुका है, 352 नेशनल इमरजेंसी बहुत बार लग चुका है। तो 356 कई बार जो लग चुका है उसमें एक 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। तो ग्राउंड कि इंटरनेशनल डिस्टरबेंस की जो उस टाइम पे बात हुई थी, जो नया अमेंड होके उसके जगह पे आया है आर्म्ड रेवेलियन कर दिया गया है। उसको उस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जब तक वो इंदिरा गांधी का जो केस था उसके बाद जो वो लगाई थी इमरजेंसी ये करने के बाद, तो वो लगभग फिर ये इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट फॉल होता है, उसके बाद फिर से ये जनता पार्टी आती है, तो वो 44th अमेंडमेंट के साथ इंटरनल डिस्टरबेंस के जगह पे आर्म्ड रेबेलियन को लाया जाता है। अगर देखें तो इसके हिसाब से भी जो नया अमेंड हुआ है उसके हिसाब से स्टेट प्रोटेक्टेड है, इसलिए इसका भी फेडरल कैरेक्टर कहा ही जा सकता है इसको। और अगर 355 को देखें तो इट इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन द सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल डिस्टरबेंस एंड इंटरनल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टरबेंस बोथ। तो इंटरनल डिस्टरबेंस क्राइटेरिया हो सकता है इमरजेंसी के लिए। तो कॉन्सेप्ट सिरवई का ये बता रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और इन द केस ऑफ वॉर power of state is going to transfer to the central government, it is equally applicable in the case of pure federal too। तो यहाँ पे जबकि मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन या वार के टाइम पे अगर स्टेट के साथ कुछ वैसा होता है तो स्टेट का ट्रांसफर हो जाता है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये भी फेडरल प्योर फेडरल का ये प्योर फेडरल में भी यही होता है। उसके बाद एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर में ये बता रहा है कि देयर इज एन एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ टैक्स भी है। क्राइटेरिया टैक्स का अपने यहाँ क्या है कि स्टेट के द्वारा इम्पोज किया जाता है, उसके बाद यूनियन के द्वारा इम्पोज किया जाता है, और कुछ टैक्स ऐसा है जिसको कि स्टेट कलेक्ट करती है और वो यूनियन के पास जाता है। तो इसमें वो बता रहा है कि डिफेंस वेलफेयर स्कीम एनएच वाटरवे रेलवे ये सब जो है सेंटर के पास, इस सब के कारण
सेंटर के पास एक्सपेंस ज्यादा होता है तो सेंटर के पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा होगी ही। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट पे होगा ही, क्योंकि हमारा सोशलिस्ट स्टेट है तो इस सब चीज पे डिफेंस वेलफेयर स्कीम, एनएच, वाटर वे, रेलवे, ये सब करना ही पड़ेगा। आगे अगर देखें तो अगर फिर से अगर वंस यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, द टैक्सेस आर इधर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट और इन द स्टेट लिस्ट, और यू विल नो यूनियन लिस्ट, यू विल नॉट गेट एनी टैक्स इन द कंकरेंट लिस्ट। तो हमारे यहाँ क्या है कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में टैक्स का मेंशन किया गया है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है। अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर टैक्स से रिलेटेड नहीं है ऑन व्हिच दे कुड बोथ लेजिस्लेट, मतलब कि स्टेट और सेंटर के कंकरेंट लिस्ट में टैक्स का जब बात नहीं है तो उस मैटर पे स्टेट और सेंटर दोनों टैक्स लगा सकती है। तो टैक्सेशन को लेकर एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ टैक्सेस है। यहाँ पे ये भी बात कर रहा है, तो टैक्सेस को लेकर भी एब्सोल्यूट सेपरेशन है इन यूनियन एंड सेंटर के बीच। तो फिर से वो प्रूव कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फेडरल कैरेक्टर का है। तो इस तरीके से जस्टिस सावंत जो है मेंशन किया है सिरवई के द्वारा। एंड हियर अगेन he has mentioned one statement of Dr. Ambedkar which he stated in the Constituent Assembly debate, where he is saying he has emphasized Mr. Dr. Ambedkar has emphasized that notwithstanding with the fact that there are many provisions in the Constitution where under the center has been given powers to override the state, our Constitution is a federal Constitution। और यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसकी बात कर रहा है। ये अलग चीज है कि यहाँ बहुत सारे केस में सेंटर जो है ओवरराइड कर रहा है स्टेट के पावर को, लेकिन यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो ऐसा चलेगा ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट फेडरल कैरेक्टर का नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ और इशू रेज किया गया था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के द्वारा, जो कि बहुत ही शानदार लगा है हमको, कि हर एक कंट्री फेडरल कैरेक्टर का जो होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस होता है। तो चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी मॉडल का हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करता है उस चीज को। तो जरूरी नहीं है कि किसी मॉडल को हम फॉलो करें, हम अपने तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम यूएसए वाले फेडरलिज्म को प्योर फेडरलिज्म क्यों माने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से हम अपना लॉ बना रहे हैं, तो यही होना चाहिए। हम क्यों बोले कि यूएसए का ही कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, या वो जिसको फेडरल बता रहा है वही क्राइटेरिया होना ही चाहिए फेडरल होने का। फिर आगे बात आ रही है आर्टिकल 312 पे, ऑल इंडिया सर्विसेज की। इसमें भी जो है जो कैंडिडेट क्वालिफाई होता है उसका अपॉइंटमेंट लेटर जाता है प्रेसिडेंट के साइन और सील के द्वारा साइन किया हुआ और प्रेसिडेंट के से सील किया हुआ। तो बेसिकली they are employed under central government but they are deployed in the state। तो वो सेंट्रल अब गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है, लेकिन डिप्लॉय किया जाता है स्टेट में। तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि बेसिक पर्पस इज टू इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ सेंटर इन द स्टेट। ये अलग बात है कि ट्रांसफर पोस्टिंग स्टेट ही करता है, लेकिन इसका बेसिक पर्पस है कि सेंटर के स्कीम को स्टेट में इंप्लीमेंट करना। स्टेट गवर्नमेंट बहुत बार यूनियन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करती है। अगर वह सेंटर
अगर सेंटर स्टेट को कुछ डायरेक्शन देता है और स्टेट नहीं मानता है तो 355 का यूज करके 356 इम्पोज कर सकता है। तो पर्पस 300 हाँ, तो पर्पस ऑफ 365 इज टू डेवलप ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे इस केस में एक्सेप्ट किया है that constitution is a federal government where equal respect should be given to the sanctity of states, but it is not as federal as USA। एक चीज एक्सेप्ट किया कि जैसा यूएसए का फेडरल मॉडल है वैसा इंडिया में नहीं है, लेकिन इक्वल रेस्पेक्ट स्टेट को भी मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कराए। इस केस में वही बता रहा है फिर से गवर्नमेंट की वी आर गोइंग टू इम्पोज आर्टिकल 3। यहाँ पे इससे पहले पूरी तरीके से फेडरलिज्म पे चर्चा हुई है कि क्या मतलब कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्या है, नहीं है। फेडरल होने के मतलब कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल फेडरल मतलब कि प्योर फेडरल जैसा कि यूएसए का मॉडल है वो फॉलो कर रहा है या नहीं, इस तरीके की बात हुई है। जहाँ की सिरबई बहुत जगह पे प्रूफ करना चाह रहा है कि यूएसए का मतलब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल ही है। लेकिन अब बात आ रही है केस की, तो केस में गवर्नमेंट बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू इम्पोज आर्टिकल 356 और आर्टिकल 356 इम्पोज हो गया है तो असेंबली डिजॉल्व हो जाएगी। असेंबली डिजॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद बस एक ही उपाय है, एक ही उपाय यही है कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे जाके इस केस में बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट वेंट फार मोर फर्दर एंड said that they can revive the dissolved assembly also। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि तुम डिजॉल्व करो, उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद इसको रिवाइव कर देंगे। तो लास्टली इसका यही निकलता है कि इसको रिवाइव करने का ये बहुत बड़ा पावर अपने पास सुप्रीम कोर्ट रख लिया है। और अगर 356 आर्टिकल इम्पोज होता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन्स इन सस्पेंडेड इन स्टेट। अगर सस्पेंड तब तक की जब तक की रिजोल्यूशन फॉर द सेम इज नॉट गोइंग टू बी पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इज गोइंग टू पुट हिज सिग्नेचर एंड दैट इज गोइंग टू बी नोटिफाइड। और नोटिफिकेशन से पहले भी असेंबली रिवाइव हो सकती है। तो सेंटर जो है आसानी से उसके बाद अगर डिजॉल्व हो भी जाती है, अगर रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में होती है तो उसको रिवाइव कर सकती है। सो यहाँ पे यही हुआ है कि मिसयूज ऑफ पावर ऑफ आर्टिकल 356 हो सकता है, क्योंकि एक असेंबली डिजॉल्व हो गई है तो फ्रेश इलेक्शन ही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वही बोल रहा है कि इफ यू हैव डिजॉल्व्ड एंड that has not been dissolved according to the spirit of the constitution, then in that circumstances we can revive the dissolved assembly also। और ये बहुत बड़ा पावर सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल स्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन में दिया है, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट बोल सकते हैं इसको, which gave lots of protection to the states against the arbitrary exercise of power by the center। और उसके बाद दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज लैंडमार्क जजमेंट। यही सब है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद जो है इस केस के बाद मतलब आर्टिकल 356 को इम्पोज करना बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि जब ये करता है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को देखा जाता है। वो बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद यही होता है कि अगर सही रहा तो उसको रिवाइव कर लेता है। बाथरूम नींद नहाने लगा था। 356 है क्या? 356 है क्या? इंटरनल डिस्टरबेंस को जो हटा के ये आर्म रेबेलियन पे लाया था स्टेट में इम्पोज करने के लिए।
ऐसा गवर्नर को स्टेट नहीं संभाला जा सकता है, तो प्रेसिडेंट को ये अपना रिकमेंडेशन करके ये कर सकता है, मतलब कि आप इमरजेंसी लगा दो यहाँ, वही है। एक्ट डायरेक्ट पढ़ दें क्या? पढ़ रहे हैं। इन केस ऑफ कौन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैसनरी। अच्छा ठीक है यार, आ गया। का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल करता है तो वहां पे राष्ट्रपति खुद से भी या गवर्नर के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति लगा सकता है इमरजेंसी। Situation is arising in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of this constitution. President may proclaim कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद जो वही 3-4 जजेस हैं, उन 3-4 जजेस ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन दिया है। जैसे अहमदी यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन दिया था, फिर दूसरा कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बस समझ लेना, कितना पूरा उसको पढ़ने का पढ़ लो, लेकिन पूरा उसको लिखने का कोशिश मत करना। कितना खाली इतना लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू जस्टिस अहमदी, कितना, और या फिर अकॉर्डिंग टू दिस जज, अकॉर्डिंग टू वो जज। फिर अपना ही ओपिनियन, जो कि मैम बताई थी कि एक सीधा सा है सेट कि इंडिया में फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर ये होगा, उसी को रिपीट करना है बार बार। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट किया ही है कि फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि जैसा यूएसए में है वैसा नहीं है, लेकिन स्टेट को मिलना चाहिए। वही अगर करेंगे तो यही सब आर्टिकल वगैरह, या अहमदी का जो उसका दिया था सिरवई के बुक का जो हवाला दिया था, वो उसके बुक का हवाला आएगा इसमें। हाँ, इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है यार, वो कौन सा डॉक्ट्रिन होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपको एक साइड का फेवर लेके कुछ भी इंटरप्रेट नहीं करना, एक बैलेंस क्रिएट करना है। इतना जैसे कि यही बोला गया है कि स्टेट और सेंटर में किसके पास ज्यादा पावर है, आपको ये शो नहीं करना, आपको ये दिखाना है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, लेकिन सेंटर जो है वो स्टेट की जो भी पावर है और जो भी उसका क्या बोलते हैं, हाँ पावर ही है, उसको भी रिस्पेक्ट करते हुए कैसे दोनों एक साथ मिलके फंक्शन करेगा, ये चीज शो होना चाहिए। मंदिर वाला हाँ, दोनों केस को उसी क्लब का करके। रीजनिंग लेके कर्नाटका का वाला को भी डिसॉल्व कर दिया था। हाँ, उस नहीं, यूपी वाले को लेके अलग 3-4 गवर्नमेंट को किया था, बम्बई को अलग किया था, तो वही दोनों केस को क्लब करके बम्बई को मेन पेटिशनर बना के किया था केस। थैंक यू। ड्यू रिस्पेक्ट, आपके सादर चरण स्पर्श। कोई कोई हंस रहा है।